हेलो स्टूडेंट्स। आज के आज से हमारा नया सेमेस्टर चालू हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं और किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट आता है कि RDBMS में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस किस तरीके से बनता है, किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसको मैनिपुलेट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज के लेक्चर के हमें पढ़ना था। ठीक है, तो डेटाबेस मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हमारा जो नाम रहता है वो नाम के अंदर नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, तो वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो डेटाबेस मतलब वन टाइप ऑफ हमारा इंफॉर्मेशन। और रिलेशनल मतलब किस डेटा के साथ उसको कनेक्टेड करना है, किसके साथ वो रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस और उसको हमें मैनेज करना रहता है। ठीक है, तो वो जो भी सिस्टम बनी रहती है उसको यहाँ पे बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं हम। डेटाबेस का सिंबल अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके का सिंबल दिखाई देता है तो वन टाइप ऑफ वो डेटाबेस के तरीके से उसको माना जाता है। ठीक है, उसको ऑक्यूपाई किया जाता है एज अ डेटाबेस। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी पड़ी रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी क्यों है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि वाई शुड वी लर्न RDBMS। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस पढ़ने हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग में आपको बताया कि इन दिस लेसन यू विल गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से, मतलब डेटाबेस किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से होता है वो चीज़। ठीक है, और रिलेशनल डेटाबेस किसको कहा जाता है और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे बोला है, मतलब ORDBMS। तो दो तरीके के डेटाबेस रहते हैं, RDBMS और ORDBMS, मतलब ओपन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू द फॉलोइंग, मतलब उसके साथ आपको दूसरी चीज़ें भी पढ़नी रहती है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। मतलब वो यूजर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जितने भी डेटा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके जो भी डेटा बनाया गया है उसे यहाँ पे बोला जाता है वन टाइप ऑफ DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उस DBMS के अंदर जो भी डेटा है उसको किसके साथ कनेक्टेड बनाना, मतलब किसके साथ उसको रिलेशन देना है। ठीक है, उसे यहाँ पे बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज रहती है इसके अंदर। फिर है कि द DBMS इज हैंस अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब जितने भी तरीके के प्रोग्रामिंग आप करते हो उसके साथ ये DBMS यूज होता ही है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाए, मतलब जो भी डेटा है उसको एक स्टोर करवाना है परमानेंटली आपको, तो उसके लिए DBMS का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक जनरल पर्पस हो गया कि वो चीज़ आएगी आएगी। ठीक है, that facilitate the process of defining, constructing and manipulating the database for various application। मतलब जिस तरीके की अभी आपकी एप्लीकेशन रहती है, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो उसके अंदर जो भी डेटा रहता है उस डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करना रहता है, तो उसको डिफाइन करता है। उस प्रोसेस को हम बना भी सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, बाद में मुझे चेंज करना है तो मैं उसको मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, मतलब चेंज भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग जो भी हमारा डेटा रहता है अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर, उसको हम अलग अलग वेरियस हमारे हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। ठीक है, और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन टाइप ऑफ हमारा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया कि हम डेटाबेस का यूज क्यों करते हैं, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी यूजर के साथ चाहिए, जैसे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लो कि कोई आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे गए और वहाँ पे आपने पहले आपका खुद का रजिस्टर करवाया, तो रजिस्टर करने के बाद आपने जो अपना ईमेल, फोन नंबर और पासवर्ड डाला वो कहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो बैकएंड में एक डेटाबेस रहता है, उसके अंदर परमानेंटली वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है डेटाबेस। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता पर हमारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके रख लेता है। ठीक है, उसे यहाँ पे बोला जाता है डेटाबेस। और आपने अगर डेटाबेस एक बार रजिस्टर कर दिया, फिर रजिस्टर करने के बाद कभी भी आपने वहाँ पे ऐड टू कार्ट किया या फिर कोई परचेस प्रोडक्ट किया आपने,
तो कभी भी आप अपना लॉगिन करके देखोगे तो आपने जो जो भी परचेज किया है या फिर एड टू कार्ट के अंदर डाला है वो आपको ही दिखाई देगा। मतलब आपका रिलेशन किस डेटा के साथ है, मतलब एड टू कार्ट के साथ है, परचेज के साथ है, किसी प्रोडक्ट को आपने देखा है, विजिट किया है, तो उसके साथ आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, तो उन सब का रिलेशन बनाने के लिए इसलिए यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। तो एग्जांपल के फॉर्म में आप इस तरीके से देख सकते हो, आपका ही डेटा आपको दिखाई देगा, ठीक है, किसी दूसरे का डेटा आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो ये चीजें होती है, इसलिए डेटाबेस का यूज यहाँ पे बैकएंड में होता है। जो हमें दिखाई नहीं देता बैकएंड में ये सारी चीजें वर्क होती है। ठीक है, सारे का लॉजिकल पार्ट है वन टाइप ऑफ। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेटाबेस का यूज किया जाता है। फिर एक की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या टास्क होते हैं, क्यों किया जाता है, क्यों यूज होता है, तो उसके बारे में इस सेक्शन के अंदर बताया गया। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस अबाउट डेटाबेस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके रिलेटेड जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम देखने वाले। ठीक है, पहले कि द डेटाबेस, और डेटाबेस इज अ स्टैटिक स्टोरेज, मतलब एक फिक्स जगह है। एक बार आपने डेटा स्टोर करना चालू किया तो एक ही जगह पे स्टोर रहेगा, और जितना भी डेटा आप वापस ऐड करोगे तो उसी जगह पे वो मॉडिफाई होता रहेगा। मतलब नया नया रिकॉर्ड उसी जगह पे ऐड होगा। मतलब एक बार आपने जगह बना दी उसके लिए तो उसी जगह पे बार बार नया नया डेटा ऐड करता है। मतलब स्टैटिक है, फिक्स है। उसको आपको किसी दूसरी जगह पे ले जाना है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा या फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो डेटा आपको वहां से उठ के मिलेगा। तो वहां पर तो रहेगा ही, उसकी एक कॉपी बना के आपको दे देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि डेटाबेस इज अ स्टैटिक स्टोरेज एरिया एंड द सिस्टम दैट वर्क्स ऑन इट इज कॉल्ड, मतलब उसके अंदर जो भी सिस्टम वर्क होती है उसको यहाँ पे बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटा वन टाइप ऑफ एक लोकल स्टोरेज रहता है जो स्टैटिक होता है, उसके अंदर हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। फिर एक द यूजर इंटरेक्ट विद DBMS एंड नॉट विथ डेटाबेस। ठीक है, तो यूजर डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं रहता, उसका जो रिलेशन रहता है DBMS उसके साथ। और DBMS के अंदर जो भी आप ऑपरेशन करोगे वो डेटाबेस के अंदर, मतलब बीच में एक इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, मतलब बीच में एक जैसे हम समझे कि आप किसी दूसरी जगह पे जाते हो, दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आप अगर जापान चले गए तो जापान की लैंग्वेज तो आपको आती नहीं है। अगर आप पहले से ही सीख के गए तो कोई बात नहीं है। अगर आप सीख के नहीं गए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज जो बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए बीच में आपको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। जो आप बोलोगे वो ट्रांसलेट करेगा और उस पर्सन को समझाएगा। वो पर्सन जो बोल रहा है वो वापस ट्रांसलेट करेगा बीच में और आपको वो समझाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसलेटर है वो यूजर इंटरफेस हो गया। मतलब एक चीज जो दूसरे पर्सन को मुझे समझा नहीं है वो बीच में कन्वर्ट करके देता है। तो वैसे ही यहाँ पे DBMS भी है। ठीक है, आप डेटाबेस के अंदर डेटा डालना है और यूजर के थ्रू आपको डालना है। तो DBMS क्या कहता है कि जो भी आपने लिखा है वो आपका एक इंटरफेस बेस में लिखोगे, जो भी लिखोगे अगर सही होगा तो इसके अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अगर इसमें से आपको डेटा डालना है तो DBMS के अंदर आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा जिसमें से ये डेटा उठा के लाएगा और आपको दे देगा। ठीक है, तो DBMS वन टाइप ऑफ एक यूजर इंटरफेस है जो आपको उसके फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, the primary purpose of DBMS is to provide an effective way of storing and retrieving the data faster for both single user and multi user system। मतलब जो भी डेटा आपका प्राइमरी यूजेबल, मतलब इतना डेटा मुझे चाहिए इसके पास से, मुझे इतना डेटा स्टोर करवाना है या फिर मुझे इतना डेटा के अंदर चेंजेस करने हैं, तो बहुत ही वो फास्ट प्रोसेस करके वो देता है। या वो फिर सिंगल पर्सन हो या फिर बहुत सारे यूजर एक साथ हो। ठीक है, इसलिए DBMS है वो बहुत ही यूजेबल इंटरफेस है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला इंटरफेस है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ DBMS इज टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टोरिंग, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए, और रिट्रीविंग मतलब डेटा को फैच करने के लिए, रिट्रीविंग द डेटा फास्टर फॉर बोथ सिंगल यूजर एंड मल्टीपल यूजर। मतलब बहुत सारे यूजर हो गए तो उसके अंदर से भी आपको सेम वे सेम परफॉर्म करेगा और सेम टाइम पे आपको डेटा देगा। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी है DBMS की। ठीक है, तो DBMS वन टाइप ऑफ क्या रहता है, वन टाइप ऑफ इंटरफेस है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करवाता है आपका। फिर है कि डेटाबेस मैनेजमेंट लार्जली इन्वॉल्व, मतलब वो बहुत बड़ी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। DBMS नहीं है तो डेटाबेस में आप किसी भी तरीके का डेटा फैच नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको एक एरर दे देगा भाई, इसके अंदर आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, उसके लिए आपको DBMS का यूज करना ही करना पड़ेगा।
ठीक है। तो किस तरीके से बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है, डेटा को चेंज करने के लिए वो इस डीबीएमएस की मतलब मैन्युअली मतलब चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है एक्सेस रिस्ट्रिक्शन फॉर अनऑथोराइज यूजर, मतलब वो यूजर यहाँ पे सही नहीं है तो उसको वो अंदर भी नहीं जाने देगा। ठीक है, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब गलत हाथों में आपका डेटा नहीं जाने देगा, मतलब सिक्योरिटी भी वो प्रोवाइड करके आपको देता है। इसलिए डीबीएमएस का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है डेटा को फैच करने के लिए, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका पर्पस था डेटाबेस का। आरडीबीएमएस के अंदर डीबीएमएस का क्या रोल है वो मैंने आपको यहाँ पे इसके अंदर बताया। ठीक है, उसके बाद है कि फंक्शन ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, डीबीएमएस की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं जा सकते हो तो डीबीएमएस में ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी मदद से आप डेटाबेस में चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है डेटाबेस डेफिनेशन, हाउ डेटा इज टू बी स्टोर एंड ऑर्गेनाइज, मतलब डेटा डीबीएमएस का काम क्या है कि डेटाबेस के अंदर किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, और किस तरीके से उसको मैनेजेबल फॉर्म में रखा है ताकि कभी भी मुझे वो डेटा चाहिए तो किस तरीके से इजीली मुझे मिलना चाहिए। तो वो सारा काम रहता है डीबीएमएस ऑर्गेनाइज करता है। फिर कि डेटाबेस को क्रिएट करता है वो, मतलब डेटा मुझे स्टोर करना है तो कहाँ पे स्टोर करना है तो उसके लिए वो जगह भी प्रोवाइड करके आपको देता है। अगर दूसरी जगह पे खाली नहीं है तो वो खाली जगह होगी वैसे वो ढूंढेगा और उसके बाद ही उसके अंदर वो स्टोर करना चालू करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरिंग डेटा इन डिफाइंड डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के अंदर कहाँ पे स्टोर करना है वो पहले जगह रोक लेता है, मतलब डिफाइन करना। फिर है कि डेटा रिट्रीवल, मतलब डेटा को फैच कर सकता है। फैच करने के लिए उन लोगों ने दो चीजें दी हुई है, एक तो क्वेरिंग, ठीक है, और दूसरा है रिपोर्टिंग। पहली बात तो क्या करना है कि क्वेरी और रिपोर्टिंग की मदद से डेटा को आप फैच कर सकते हो। उसके बाद डेटा को चेंज करना है, मतलब अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द डेटा, मतलब डेटा को चेंज करने के लिए उसके अंदर ऐसा कुछ डेटा दिया होगा जिसकी मदद से आप डेटा को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो पहले से ही डीबीएमएस ने मैनेज करके रखा हुआ है कि भी ऐसा डेटा आएगा तो यहीं पे ही वो चेंज होना चाहिए, दूसरी जगह पे चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि प्रोग्रामिंग यूजर फैसिलिटेट फॉर सिस्टम सब डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिस्टम को डेवलप करने के लिए ऐसी भी प्रोग्रामिंग दी गई है जिसकी मदद से आप खुद की भी कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग उसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसको यहाँ पे बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, PL/SQL बोला जाता है उसे। फिर एक ही डेटा बेस रिवीजन एंड रिस्ट्रक्टिंग, मतलब उसको रिवाइज, मतलब उसको कॉपी भी आप कर सकते हो, और दूसरी चीज उसको आप फिर से बनाना चाहते हो तो फिर से भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिवीजन और रिस्ट्रक्टिंग। फिर है कि डेटाबेस इंटीग्रिटी कंट्रोल, मतलब उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसको मेंटेन करके भी रखता है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या कहता है कि इंटीग्रिटी एक वन टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट आता है, उसके अंदर से आपका जो भी डेटा रहता है वो कितनी प्रोसेस के टाइम के बाद आपको एक्सेस करके देना है वो भी वो मैनेज करके रखता है। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटर, मतलब जो भी आपका क्वेरी फैच हुई है तो वो क्वेरी कितने टाइम के अंदर परफॉर्म हुई है वो भी वो मॉनिटर करके रखता है। ठीक है, इसलिए उसका जो क्वेरी है वो कम से कम टाइम के अंदर वो फैच करके आपको देता है। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ये सारी फंक्शनलिटी है डीबीएमएस की जो हमें डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनलिटी थी डीबीएमएस। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि डीबीएमएस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से क्या क्या वो कर सकता है इजीली। कैरेक्टर मतलब वो फास्ट वे से करना, मतलब वो उसका परफॉर्मेंस लो भी नहीं होना चाहिए, वो टास्क भी हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल वे में आप बोल सकते हो। पहला तो है कि कंट्रोल ऑफ डेटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डेटा आपको कभी भी इसके अंदर डालने नहीं देगा, मतलब डेटा को कंट्रोल करेगा। मतलब डुप्लीकेट रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा इसके अंदर कभी भी आएगा तो उसको वो कंट्रोल करे, डालने नहीं देगा। शेयरिंग डेटा को डायरेक्टली शेयर कभी भी नहीं करने देगा। ठीक है, अगर शेयर करना चाहोगे तो आपको उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यूजर ही वो दे सकता है, मतलब डायरेक्टली वो शेयर नहीं हो सकता। मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब डुप्लीकेट डेटा बार बार आ रहा है तो उसको क्या करेगा कि एक ब्लॉक फॉर्मेट में डाल देगा जिसकी मदद से आप कभी वो डेटा डालोगे तो उसके पास आएगा ही नहीं, सीधा डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा। सपोर्ट फॉर ट्रांजेक्शन कंट्रोल एंड रिकवरी, मतलब ऑटोमेटिकली अगर आपने उसका फंक्शन रोल बैक करवाया हुआ है तो रिकवरी भी वो खुद से ले लेगा, और उसके जो कंट्रोल है ट्रांजेक्शन करने का किसी भी क्वेरी को वो भी आपको फैच करके दे देगा उसके कम टाइम के अंदर। फिर डेटा इंडिपेंडेंस है, किसी भी डेटा के
पे वो डिपेंडेंट नहीं है, आप खुद इसको अलग से खुद बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो किसी भी दूसरे डेटा पे डिपेंडेंट नहीं रहता। फिर है कि अवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल्स, मतलब जितना भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसके लिए वो टूल्स उसके पास पहले से ही है, जिसकी मदद से जितना भी डेटा आप ऐड करना चाहते हो उतना डेटा वो ऐड कर सकता है। सिक्योरिटी तो है ही, क्योंकि कोई भी डेटा वो शेयरिंग नहीं करता। प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी जो स्पीड रहती है वो भी कभी भी कम नहीं होगी। अगर वो कम हो रही है तो उसके अंदर बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए वो वापस उसी टाइम पे पेज रिलोड भी नहीं करेगा और उसी टाइम पर आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो ये स्पीड भी मेंटेन उसकी होनी चाहिए। उसके बाद है कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, मतलब किसी भी हार्डवेयर के अंदर वो DBMS चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया हुआ है या फिर उसकी जो फंक्शनलिटी वो आपने ऐड की हुई है कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में, तो आपका जो फंक्शन है SQL का फंक्शन वो इजीली चलेगा। मतलब किसी भी हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं, आप एनी OS के अंदर या एनी मैक के अंदर, एनी PC के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो। ये सारी DBMS की कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं कि ओरेकल क्या है, ठीक है। तो ओरेकल वन टाइप ऑफ एक कंपनी भी है और वन टाइप ऑफ एक सॉफ्टवेयर भी है। जो ओरेकल है उसके अंदर DBMS भी आ जाता है, RDBMS भी आता है, मतलब वन टाइप ऑफ एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब ओरेकल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। जैसे आप फोटोशॉप यूज करते हो तो फोटोशॉप के अंदर टूल होते हैं थोड़े थोड़े थोड़े, वैसे ही RDBMS एक टूल है, ठीक है। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर सारा डेटा मेंटेन करके रखना होता है, तो उसके लिए ओरेकल का यूज होता है। ओरेकल का मतलब यहाँ पे हो जाए कि ओपन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ओरेकल इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैपेबल डेटाबेस डेवलप्ड बाय ओरेकल कंपनी, मतलब ओरेकल कंपनी ने ओरेकल नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के बेस पे वो सारा कुछ मेंटेन करके रखता है। इट एक्सटेंड द डेटा, मतलब डेटा को कितना भी एक्सटेंड, कितना भी बढ़ाना हो उतना बढ़ा सकते हो। मतलब एक्सटेंड द डेटा मॉडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ ओरेकल टू सपोर्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, मतलब कितना भी नया ऑब्जेक्ट आ रहा हो, कितना भी नया डेटा आ रहा हो, तो उसको वो एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी ओरेकल के पास है, ठीक है। उसके बाद है कि ओरेकल प्रोवाइड्स न्यू इंजन, ठीक है। तो उसके अंदर ही उसका डेटा रन करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट या चेंज करने के लिए या फिर किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए उसके पास खुद का एक पार्सर रहता है जिसके अंदर सारा डेटा हमारा कैलकुलेट होता है, उसे इंजन बोला जाता है, ठीक है। डेप्थ ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑब्जेक्ट्स एंड फुल कॉम्पेटिबिलिटी विद द रिलेशनल वर्ल्ड, मतलब रिलेशनल वर्ल्ड के साथ किस तरीके से कनेक्टिविटी करनी है, तो उसकी सारी फंक्शनलिटी वो कहाँ पे देता है, हमारे ओरेकल इंजन के अंदर देता है। मतलब सारी फंक्शनलिटी आपको यहाँ से मेंटेन करके मिल जाएगी, ठीक है। तो ओरेकल बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डेटा पड़ा रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए ओरेकल का यूज़ किया जाता है। मतलब रिलेशनल डेटाबेस उसका एक सब पार्ट है, ठीक है। तो ओरेकल की मदद से क्या क्या कर सकते हो, तो उसकी फंक्शनलिटी यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट, मतलब यूजर अपनी तरीके से कोई भी डेटा वहां पे ऐड कर सकता है और ऑब्जेक्ट भी बना सकता है, खुद का डेटा टाइप ऐड कर सकता है। फिर एक फुल्ली कॉम्पिटेबल विथ रिलेशनल डेटा में, मतलब जितना भी बड़ा डेटा हो, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है। फिर सपोर्ट ऑफ मल्टीमीडिया एंड लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे कोई वीडियो अपलोड करना है या फिर कोई इमेज अपलोड करनी है, ऑडियो अपलोड करनी है, तो बहुत बड़ा जितना भी डेटा होगा उसको भी वो सपोर्टेबल करता है। फिर हाई क्वालिटी डेटाबेस सर्वर फीचर, मतलब किसी भी तरीके के डेटा को, कोई भी कितना भी डेटा बड़ा डेटा होगा तो उसकी जो ट्रांसफ़र करने की स्पीड रहती है वो कभी भी कम नहीं होती, मतलब हाई क्वालिटी भी वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनलिटी ओरेकल की होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ ओपन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। ओरेकल वन टाइप ऑफ एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस मेंटेन करके होता है। उसके बाद DBMS होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका प्लेटफॉर्म किस तरीके से हमारे OS के साथ वर्क होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे उसका आर्किटेक्चर भी दिखाया गया है और उसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो दोनों हम समझ लेते हैं कि ओरेकल इंटरनेट प्लेटफॉर्म, मतलब इंटरनेट के साथ उसकी कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि सिस्टम मैनेजमेंट, ये सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया SQL PL SQL, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL, मतलब आप खुद से खुद भी कोड उसके अंदर कर भी सकते हो,
मतलब डेवलपमेंट टूल है, ठीक है। फिर ये हम है यहाँ पे क्लाइंट एनी ब्राउजर, मतलब हमारा ब्राउजर है, ठीक है। मुझे किसी भी तरीके की क्वेरी चेंज करनी है तो इंटरनेट एप्लीकेशन के पास जाएगा, और हमारा जो डेटाबेस है, ठीक है, बिजनेस लॉजिक है, उसके अंदर कोई भी चेंज होगा तो चेंज अप डेटाबेस के पास जाएगा, मतलब एप्लीकेशन सर्वर के पास पहुंचने के पहले उसकी प्रोसेस होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट एप्लीकेशन इस तरीके, और प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस लॉजिक मतलब इसके अंदर मुझे डेटा लाना है या फिर भेजना है, कोई कैलकुलेशन मुझे नहीं करवानी है, तो उसके लिए वो लोग प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस लॉजिक का यूज़ करते हैं, और डेटा के अंदर मुझे कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए बिजनेस लॉजिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन सर्वर्स और डेटाबेस रहते हैं जिसकी मदद से हम सारा डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर एफटीपी मतलब फाइल की मदद, मतलब हमारा डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, उसको ही मुझे डायरेक्टली चेंज करना है, ठीक है, किसी क्लाइंट को मेल करना है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से होती है, मेंटेन इंटरनेट, हमारा जो सर्वर रहता है उसके थ्रू सारा कुछ होता है, ठीक है। तो सर्वर भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आगे आप अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसके अंदर एफटीपी क्या होता है, मेलिंग सिस्टम क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पे आपको सर्वर के थ्रू कैसे भेजनी होती है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम ही समझना है। फिर यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई कि ओरेकल ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव हाई परफॉर्मेंस इंटरनेट प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स एंड डेटा वेयर हाउसिंग, मतलब बहुत बड़ा डेटा आपको स्टोर करना है या फिर उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेयर हाउसिंग या फिर ओरेकल की ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। बहुत बड़ा डेटा मेंटेन करने के लिए आपको ओरेकल, अगर और RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस आप यूज़ करोगे तो उसका यूज़ यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि डेटा कितना बढ़ेगा वो मुझे पता नहीं है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी रहती है कि फ्लिपकार्ट है, ठीक है, स्नैपडील है, तो ये ई कॉमर्स की जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट रहती है उसके अंदर ओरेकल का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कितना डेटा आएगा, हज़ारों करोड़ों रिकॉर्ड इसके अंदर पड़े हुए, तो डेटा जितना भी आएगा उसके लिए सही है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम भी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो लोग ओरेकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है कि दिस इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू डेवलप डेप्लॉय एंड मैनेज इंटरनेट एप्लीकेशन, मतलब डेवलप करने के लिए भी ओरेकल का यूज़ करते हैं, डेटाबेस ऑनलाइन ऐड करने के लिए भी डेप्लॉयमेंट का यूज़ करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए भी इंटरनेट एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज़ होता है। मतलब किसी भी चीज़ को आप डेटाबेस ऑनलाइन आप रखना चाहते हो तो उसके लिए कंपलसरी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट एप्लीकेशन जो चाहिए ही चाहिए। इंटरनेट एप्लीकेशन वन टाइप ऑफ आपका ब्राउज़र, ठीक है, और कुछ नहीं, कि नेट होना चाहिए, और नेट है तो आप उस सर्वर के अंदर आप खुद का भी डेटा ऐड कर सकते हो। तो ओरेकल इंटरनेट प्लेटफॉर्म इज बिल्ट ऑन 3 कोर पीसीस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउजर बेस्ड क्लाइंट टू प्रोसेस प्रेजेंटेशन, मतलब ब्राउजर के जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेट एप्लीकेशन वन टाइप ऑफ आपका ब्राउजर, एप्लीकेशन सर्वर टू एग्जीक्यूट बिजनेस लॉजिक एंड सर्वर प्रेजेंटेशन लॉजिक टू ब्राउजर बेस्ड क्लाइंट, मतलब सारा कुछ जो भी काम होता है वो आपके ब्राउजर के बेस पे ही होता है, ठीक है। उसके अलावा कहीं पर भी ये बिजनेस इंटरनेट एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। डेटाबेसेस टू एग्जीक्यूट डेटाबेस इंटेंसिव बिजनेस लॉजिक एंड सर्व डेटा, मतलब उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग रहेगा कि मुझे कौन सा डेटा कब चेंज करना है, कौन सा डेटा मुझे चाहिए एट अ टाइम, तो उसका एक मीनिंग स्पेसिफिक मीनिंग रहेगा तभी वो उसको यूज कर सकते, वरना डेटाबेस बना के कुछ फायदा नहीं है, मतलब उसका एक रीजन रहेगा। तो ये ओरेकल इंटरनेट पे किस तरीके से वर्क होता है, मतलब हमारे ब्राउजर पे किस तरीके वर्क होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि उसका रिलेशनल डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन, मतलब उसके अंदर जो जो भी हमारा डेटा रहता है उसको स्टोर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन आपको बताई गई है, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टेबल, ठीक है। टेबल मतलब एक टेबुलर फॉर्मेट रहता है, जो भी डेटा रहता है वो एक स्पेसिफिक वे में रहता है कि मुझे डेटा कभी भी वहाँ से चाहिए तो उसको पहले मुझे अच्छी तरीके से दिखाना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ उसका। अगर वो किसी भी तरीके से पड़ा होगा तो कोई उसको रीड करने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक मैनर में वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेबल। अ टेबल इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल इन अ रिलेशनल डेटाबेस वेयर डेटा आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फैशन, मतलब रेक्टेंगुलर एक फॉर्म में रहता है, एक टेबल के फॉर्मेट में रहता है, जिसकी मदद से पढ़ने और मेंटेन करने में बहुत ही वो इजी हो जाता है, ठीक है, इसलिए टेबल। तो टेबल एक हमारा डेटा को प्रेजेंट करने का एक
टॉपिक्स है वन टाइप ऑफ। ईच टेबल इन अ डेटाबेस विल हैव अ यूनिक नेम, मतलब हर एक टेबल का नाम अलग अलग रहेगा और यूनिक रहेगा, दोबारा वो चीज़ आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, जिसकी मदद से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके कि वो कौन सा डेटा यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है। तो टेबल मतलब हर एक डेटा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, अरेंज फॉर्म में रखना, इसके लिए टेबल का यूज होता है। फिर है रिलेशनल, ठीक है। तो रिलेशनल मतलब क्या देखा, रिलेशनल रिलेशन इज द टर्म फॉर डिफाइनिंग द एसोसिएशन बिटवीन टू टेबल, मतलब दो टेबल के बीच में मुझे कौन सा रिलेशन अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है रिलेशनल, ठीक है। फिर टुपल, टुपल मतलब एक रो, टेबल के अंदर एक रो आएगी, जैसे हमारी एक लाइन है तो ये हमारी एक वन टाइप ऑफ रो हो जाती है। तो टेबल के अंदर बहुत सारी रो पड़ी होती है, मतलब बहुत सारा डेटा पड़ा रहता है, तो उसमें से एक रो, ठीक है, उसे यहाँ पे बोला जाता है टुपल। अ रो और रिकॉर्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड टुपल, मतलब टेबल के अंदर जो एक रो रहती है उसे यहाँ पे बोला जाता है टुपल, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट, ईच कॉलम इन अ टेबल हैज अ each column in a table has a column name, ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास टेबल रहती है उसके अंदर हर एक की एक कॉलम रहती है, उस कॉलम का हर एक का एक नाम होगा, स्पेसिफिक नेम, मतलब कॉलम नेम। एंड एवरी कॉलम मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम, मतलब अलग अलग नेम ही होना है, अगर दूसरा सेम नाम आप डाल रहे हो तो वो ऐड करने नहीं देगा आपको, ठीक है। तो कॉलम नेम और फील्ड इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल, मतलब जो कॉलम रहती है उसको यहाँ पे बोला जाता है एट्रीब्यूट ऑफ टेबल, ठीक है। फिर है डोमेन, डोमेन कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम वेयर द एट्रीब्यूट गेट देयर एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो उसके अंदर डेटा पड़ा रहता है, रो और कॉलम के अंदर जो सेल के अंदर डेटा पड़ा रहता है उसे यहाँ पे वैल्यू बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है, मतलब उसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है रो और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। तो डेटाबेस के लिए कभी भी आपको पढ़ना है तो उसके लिए 5 चीजें तो ऑलवेज आएगी ही आएगी। टेबल मतलब सारा डेटा हमारा एक अरेंज फॉर्मेट में रहता है, रिलेशन मतलब दूसरे टेबल के साथ उसका रिलेशन है कि नहीं है, टुपल मतलब हर एक टेबल के अंदर जो फर्स्ट रो होती है तो उसे टपल बोला जाता है, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट, उसके अंदर जो कॉलम रहती है वो कॉलम का हर एक का एक यूनिक नाम रहता है, उसे एट्रीब्यूट बोला जाता है। डोमेन, डोमेन मतलब क्या हो गया, वन टाइप ऑफ जो भी उसके अंदर वैल्यू पड़ी रहती है उसे यहाँ पे बोला जाता है डोमेन, ठीक है। और वैल्यू, तो इस तरीके से ये हमारा आज का लेक्चर था। हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म तो हो गया, तो उसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जो असाइनमेंट आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको असाइनमेंट के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखने हैं और वहीं पे ही सबमिट। अगर आपने ये क्वेश्चन सबमिट नहीं किए और आपने लेक्चर अटेंड किया है और क्वेश्चन नहीं दिए, आंसर नहीं दिए, तो आपकी वहाँ पे एब्सेंट मानी जाएगी। अगर आपने सही से पूरा लेक्चर देखा है और क्वेश्चन भी आपने वहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है, आंसर भी ऐड किए हुए हैं इसके, तो ही आपकी अटेंडेंस गिनी जाएगी, वरना आप एब्सेंट ही रहोगे। तो कंपलसरी ये क्वेश्चन आपको देने ही देने हैं हर एक लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा तो लास्ट में 3 क्वेश्चन स्मॉल टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पे सबमिट करना ही करना है, तभी आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने डेटाबेस के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डीपली हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ने ला, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो नेट पे फाइंड कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।